हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों को आज करना है फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात क्या हुआ है इस सिचुएशन के अंदर, एक आपको वायर दी हुई है। कंसीडर अ वायर, कंसीडर अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई एज शोन एंड वी नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है P पर। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम लोग, ये चेक करते हैं। सबसे पहले एक वायर बना लेते हैं। मान लो ये रही वायर, काफ़ी मोटी ताजी वायर बन गई है। ठीक है, चलो तो अब इसकी वजह से हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कहाँ पर? P पॉइंट पे। P पॉइंट यहाँ मार्क कर देते हैं, मान लिया मैंने। ठीक है, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद इस डिस्टेंस को भी यहाँ से यहाँ तक मार्क कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये मैंने डिस्टेंस मार्क कर दिया। कितना? ये बन गया हमारे पास M, और MP को मान लेते हैं कि वो D के बराबर है। कितने के बराबर है? D के बराबर है। एक ऊपर पॉइंट ले लेते हैं, इसको नाम देते हैं T, और नीचे वाला पॉइंट है इसको नाम देते हैं S। ठीक है, ये एंड पॉइंट्स हैं वायर के। करेक्ट, ओके। चलो अब इसके बाद इन दोनों को भी, एंड पॉइंट्स को भी मार्क कर देता हूँ मैं यहाँ से तक। तो ये बन गया हमारे पास एक यहाँ से, और एक बना दिया मैंने नीचे से। ठीक है, ये पूरा सेटअप कर रहा हूँ मैं प्रॉब्लम को अभी। करेक्ट, तो यहाँ से तक ये मैंने मार्क कर दिया, बस कंप्लीट है यहाँ से तक। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमको? नेक्स्ट ये करना है अब यहाँ से कि थोड़ा सा यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं कि क्या एंगल्स वगैरह है यहाँ पे। ठीक है, तो मान लेते हैं जो ये वायर है, ये ऊपर की तरफ से जो ये वाला एंगल बन रहा है, इसको मैंने मान लिया θ2 है। ये वाला एंगल को मैंने मान लिया θ1। ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, MP की वैल्यू मैंने ऑलरेडी क्या मान रखी है? D मान रखी है। और जो करंट इसमें से जा रहा है वो कितना जा रहा है? I जा रहा है। ठीक है, करेक्ट। तो अब हमको क्या करना है? P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाले। आपको पता है साफ साफ, एज पर राइट हैंड रूल है ना, आप लोगों ने ऑलरेडी बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ा हुआ है। तो बायोट-सैवर्ट लॉ अगर मैं अप्लाई करूँ यहाँ पे, तो आपको समझ में आता है कि इस छोटे से, मान लो, चलो एक मैं एलिमेंट बना लेता हूँ पहले, फिर बताता हूँ। मान लो सपोज करो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ये ऑरेंज कलर का यहाँ पे मार्क कर दिया, जिसकी लेंथ DL है और दूरी जो है M से वो L है। ठीक है, तो ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ से यहाँ तक। और ये जो DL लेंथ है, ये एंगल जो बना रही है वो थीटा बना रही है। ठीक है, यहाँ से तक। और इस डिस्टेंस को मैंने मार्क कर दिया R। ठीक है, मैं यहाँ साइड में ड्रॉ कर देता हूँ पहले। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ये रहा कुछ इस तरीके का, और ये डिस्टेंस को मैंने बोल दिया L, इस डिस्टेंस को तो बोल रखा है D। ठीक है, ये जो एंगल है यहाँ पे जो बाहर की तरफ बना हुआ है, ये थीटा है, और ये जो पूरी की पूरी डिस्टेंस है ये कितना है? R है। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ पे हो गई है। तो एज़ पर राइट हैंड रूल मुझे पता है, इस DL की वजह से, एज़ पर राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू DL will be inside the plane of this screen or paper, inside the plane of this पेपर। क्यों? क्योंकि मैंने इस वायर को और इस पॉइंट P को इसके ऊपर ही पड़ा हुआ माना, यानी कि हॉरिजॉन्टली इस पेपर के ऊपर ही प्लेस्ड है ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये पेपर के परपेंडिकुलर नहीं है, ये कंडक्टर ये पेपर के ऊपर ही प्लेस्ड है, और ये P पॉइंट भी पेपर के ऊपर ही प्लेस्ड है। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे क्या है, मैं अपने अंगूठे को, राइट हैंड के अंगूठे को अगर मैं वायर के ऊपर रखता हूं, तो मेरी जो उंगलियां हैं वो P पॉइंट में अंदर की तरफ घुसेंगी, है ना। अगर मैं अपनी उंगलियों को कर्ल करने की कोशिश करूंगा तो P पॉइंट पे क्या होगा? तो आपका जवाब है अंदर की तरफ घुसेंगी। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई वहाँ पे? इनसाइड हो गई। ठीक है, तो इतनी सी बात हमको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है हमको क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है। ये तो हमको समझ में आ गया ना कि है इनसाइड। चलो ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप बोल दोगे भाई बायोट-सैवर्ट लॉ लगा दो, है ना। तो फ्रॉम बायोट-सैवर्ट लॉ आप बोल दोगे dB का वैल्यू हो जाएगा μ0/4πI DL, छोटी सी लेंथ, एंगल थीटा, है ना। थीटा ही लेते हैं ना हम लोग यहाँ से, करंट एलिमेंट के बीच में और पोजीशन वेक्टर के बीच में, तो हमने वो लिख दिया IDL sin थीटा डिवाइडेड बाय दूरी कितनी? R²। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ से तक। अब यहाँ पे आप दो चीज़ें नोटिस करोगे, पहली ये कि DL, दूसरा ये थीटा। आपको पता है ये दोनों के दोनों ही वेरी कर रहे हैं। कौन कौन? DL भी एंड थीटा
बोथ वेरी कर रहे हैं, ऐसे केस में इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस तो पढ़ नहीं रहे ना हम लोग कि हम लोग सारे के सारे केसेस देखें। हमको क्या करना है, यहाँ पे बेसिक सा एक फैक्ट अप्लाई करना है। और वो फैक्ट क्या है, वो फैक्ट ये है कि डीएल के बीच में और थीटा के बीच में कोई रिलेशन पता कर दो, तो वो देगा हमको हेल्प कौन, ये ट्राइंगल जो हम लोगों ने अभी ड्रॉ किया था थोड़ी देर पहले ऊपर, है ना। आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, आप बोल दोगे यहाँ से कि यार मैं इसका एक काम करता हूँ, पहले इस आर को रब करता हूँ यहाँ से क्लैरिटी के लिए। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा और ये वाला एंगल कितना होगा, आपको इजीली पता है। अगर मैं मान लेता हूँ इसे क्वेश्चन मार्क, तो 90 प्लस क्वेश्चन मार्क मस्ट बी इक्वल टू थीटा, क्यों, एक्सटीरियर एंगल। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा माइनस 90, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा माइनस 90। और यहीं से टेन थीटा माइनस 90 यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, रब कर देता हूँ, इस बात को समझ में तो आ गया ना आपको, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ टेन थीटा माइनस 90 मस्ट बी इक्वल टू एल बाई डी, है ना। टेन थीटा माइनस 90 मस्ट बी इक्वल टू एल बाई डी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये नेगेटिव साइन बाहर आ गया, तो टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। तो आप बोल दोगे एल अपॉन डी किसके बराबर है, माइनस कॉट थीटा के बराबर है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस डी कॉट थीटा। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, तो एल की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी कॉट थीटा। तो डी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपका जवाब होगा माइनस डी कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, लेकिन कौन सा, नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी एल इज इक्वल टू डी कॉस एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको उठा के यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक बात और आपको पता चल गई है यहाँ से, क्या कि ये जो आर है, ये वाला आर, वो आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डी एल के बदले क्या, डी कॉस एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के बदले कितना, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और एल के बदले भी आप एक काम कर सकते हो, क्या, ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पे पुट कर सकते हो, क्या है, ये जो फॉर्मूला आया है हमारे पास, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी कॉस एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस एल के बदले कितना, डी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से भी आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, चलो मैं दिखाता हूँ लिख के अभी क्या कर सकता हूँ। ऊपर तो सारा का सारा एज इट इज़ कॉपी कर दो, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा साइन थीटा। नीचे की तरफ आप देखो डी स्क्वायर अगर कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनता है, जो किसके बराबर होता है, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा के बराबर। तो सीधा इसको कट कर दिया मैंने, एक डी बी यहाँ से कट हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, आप बोलोगे डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा डी थीटा। चलो ठीक है, इंटीग्रेट कर देते दोनों साइड। अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड तो चलो मैग्नेटिक फील्ड आ गई बी, राइट साइड देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉन्स्टेंट है, डी क्या है, एक फिक्स डिस्टेंस है ना, कौन सा वाला, ये वाला, इसको हमने डी मार्क किया था, ठीक है। ये फिक्स डिस्टेंस है तो ये तो कांस्टेंट है, तो सीधा इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा का, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, ठीक है। थीटा 1 कौन सा एंगल है, ये वाला मार्क किया मैंने, नीचे वाला है ना, और थीटा 2 कौन सा वाला है, ऊपर वाला, अपर लिमिट, ठीक है। मैंने जानबूझ के बाहर वाला एंगल लिए, इससे एडवांटेज क्या मिलता है ना कि मेरी जो है ना यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है। कैसे, मेरे हिसाब से जो मैंने एंगल डिफाइन करा है वो है द एंगल ऑफ द करंट एलिमेंट मेड विद द रिवॉल्विंग लाइन या फिर पोजीशन वेक्टर। तो आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इस वाले केस में भी ये रिवॉल्विंग लाइन ये वाली है, इस वाले केस में रिवॉल्विंग लाइन ये वाली, और मैंने वही वाला एंगल नापा है। दोनों केसेस में देखो, अगर आप क्लॉकवाइज फ्लो ले रहे हो तो दोनों केसेस में क्लॉकवाइज ही आने वाला है ना, करेक्ट यहाँ से तक। तो ये चीज़ है, अच्छी बात है यहाँ से। या फिर इसको आप एंटी क्लॉक बोलोगे तो दोनों में आप एंटी क्लॉक ही बोलोगे। इस तरह से आपका एंगल्स में साइन का कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो बी का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, बाहर छोड़ देता हूँ माइनस को, थीटा 1 थीटा 2। बी का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, बाहर नेगेटिव साइन था ही ये वाला, है ना। तो इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। तो आपको
ये फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन कब के लिए? डायग्राम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको ध्यान देने की। तब के लिए, इस सिचुएशन के लिए जहाँ पर ये वाला एंगल आपको θ2 पता हो और ये वाला एंगल θ1 पता हो, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार डायग्राम ऐसे ही बना के दिया जाए। मान लीजिए कि आपको डायग्राम इस तरह से दी थी, यहाँ पे अल्फा बना दिया और यहाँ पे बीटा बना दिया, ठीक है, और आपसे अल्फा और बीटा के टर्म्स में आपसे पूछ लिया, मतलब बेसिकली आपको अल्फा बीटा गिवन है। तो आप एक काम कर सकते हो, काम ये कर सकते हो कि अल्फा बीटा से आप θ1 θ2 निकाल लो और यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, या फिर हम लोग इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो वो कैसे करेंगे, वो भी बहुत ईजी है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 180 माइनस θ2, सही है। तो 180 माइनस θ2 प्लस अल्फ़ा प्लस 90 मस्ट बी इक्वल टू 180, है ना। अब ये दोनों के दोनों 180 गए कट, आपके पास यहाँ से θ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फ़ा प्लस 90, ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ से तक। अब नीचे इसका नीचे वाले ट्रायंगल में देखोगे तो θ1 प्लस बीटा प्लस 90 इक्वल टू 180, है ना। तो यहाँ से θ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपका जवाब हो जाएगा 90 माइनस बीटा। यही दोनों वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा आप बोल दोगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी कॉस θ1 कितना 90 माइनस बीटा, कॉस θ2 कितना 90 प्लस अल्फ़ा, ठीक है, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी कॉस 90 माइनस बीटा साइन बीटा होता है, कॉस 90 प्लस अल्फा कितना होता है। कई बच्चों को मैं देखता हूँ उनके यही सारे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट, बेसिक बातें ही उनकी कमज़ोर रहती है, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं बेचारे जिन्होंने मैथ्स ले ही नहीं रखी है ना, मेडिकल की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं वो लोग। पर मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों के भी ना थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैंने ऑलरेडी 11th क्लास की फिजिक्स की वीडियोज़ में एक प्लेलिस्ट अटैच करी हुई जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स। वहाँ पे मैंने ये सारे के सारे बेसिक आइडेंटिटीज़ और टेक्निक्स मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं। तो इनकेस आप लोगों ने वो नहीं देखी है और आप 12th में आ गए हो तब भी आपने नहीं देखी है, तो प्लीज़ आप उसको एक बार जल्दी से रोज़ रात को देख लीजिए करिए, है ना, सोने से पहले 10-15 मिनट का टाइम निकाल के डेली देख लीजिए, सो दैट इंप्रूव हो जाए, है ना। आपके यहाँ पे नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना। आप लोगों की फिजिक्स कमज़ोर होने का कारण ही कहीं ना कहीं ये है कि आपकी मैथमेटिक्स वीक होगी, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करो कि अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करो। अब यहाँ पे कॉस 90 प्लस अल्फ़ा लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, तो आपका आंसर हो जाएगा सीधा साइन अल्फ़ा। कौन सा वाला, वो भी नेगेटिव वाला, ठीक है। क्यों, कॉस 90, और नहीं भी याद है तो आप देखना ऐसे अप्लाई कर देना, वो कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला है ना, कॉस 90 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन 90 साइन अल्फ़ा। तो आपको साफ दिख रहा है यहाँ से क्या आंसर आएगा, माइनस साइन अल्फ़ा आएगा, ठीक है। पर ये बहुत लेंदी बात है, शॉर्टकट में क्या है आपको बताया हुआ है मैंने, वहाँ पे देख लीजिएगा। चलो ठीक है, तो यहाँ तक हो गया साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, कौन कौन से, पहला फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ θ1 एंड θ2, दूसरा फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। जो मन करे वो याद रखो, बस ध्यान रखना कि कौन से वाली सिचुएशन का आपने फॉर्मूला याद करा है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलो अब इसी से रिलेटेड कुछ और सिचुएशंस देख लेते हैं। केस नंबर 1, मान लेते हैं ये वायर हो जाए इन्फानाइट। केस नंबर 1, अज्यूम कर लो वायर इज़ ऑफ इन्फानाइट लेंथ। मैंने आपको पहले भी बताया इन्फानाइट लेंथ का केस को कैसे समझते हैं, है ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो इन्फानाइट केस की लेंथ को आप ऐसे समझो कि आप बहुत ही ज़्यादा, यानी कि जो पॉइंट पी है वो वायर के बिल्कुल पास खड़ा है। आप इसको ऐसे अज्यूम कर लो, अज्यूम पी इज़ लोकेटेड वेरी क्लोज टू द वायर, वेरी क्लोज टू वायर। अगर वायर के बिल्कुल पास हो जाए ना तो ऐसा लगेगा कि वायर बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है। वही मैं डायग्राम यहाँ देखो बना के दिखाता हूँ आपको। तो मान लो मैंने ये वायर बनाई, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, अगर मैंने पॉइंट जो है पी को बिल्कुल बगल में रख दिया, यहाँ पे देखो ये पी पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये रहा बिल्कुल पास में, तो इस केस में क्या होगा, है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल क्या बोला था आपने, θ1, और ये जो बाहर वाला एंगल इसको क्या बोला था आपने, θ2। आप नोटिस करोगे θ2 जो है 180 डिग्री के पास पहुँच जाएगा, क्योंकि θ2 विल एक्सपैंड, वो बढ़ेगा। θ1 क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, वो घटेगा, है ना, क्योंकि आप पीक पॉइंट को और पास लाओगे तो बिल्कुल कम होता चला जाएगा। तो θ1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी आपकी 0 डिग्री, एंड θ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। इन्हीं दोनों को उठा के पुट कर देना, काम बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, θ1 θ2 के टर्म्स में b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, है ना, यही था ना। तो बस यहाँ पर आप पुट कर दो क्या,
θ1 θ2 और θ1 के बदले 0 डिग्री तो cos 0, cos ये कितना हो जाएगा 180, 180 होता है कितना -1, तो b का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू 2, जहाँ से आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है। आगे चल के एम्पीयर सर्किट और लॉ पढ़ेंगे, वहाँ पे भी इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है आपको। ये केस नंबर 1 था जहाँ पे हमने क्या देखा, वायर इन्फाइनाइट लेंथ की। इसको कैसे अज्यूम करोगे आप कि यू आर सिचुएटेड, यू आर लोकेटेड, द पॉइंट पी इज लोकेटेड वेरी वेरी क्लोज टू द वायर। ठीक है, तो केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 पे बढ़ते हैं अब हम लोग। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या होगा, मान लेते हैं वायर जो है वो सेमी इन्फाइनाइट लेंथ की है। अब ये क्या होता है सेमी इन्फाइनाइट लेंथ, इसका मतलब होता है कि वन एंड आपको पता है, वन एंड नोन है और अदर एंड वेरी फार अवे है, अदर एंड लोकेटेड वेरी फार, वेरी वेरी फार। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगेन ड्रॉ करते हैं। ये मान लिया मैंने वायर है। ठीक है, आपका जो पॉइंट है P वो कहाँ पे चला गया, बिल्कुल पास में बगल में, ये रहा यहाँ पे, ये रखा हुआ पॉइंट P। ठीक है, तो ये क्या बन गया, देखो ये वाला एंगल तो हो जाएगा 90 डिग्री, जो किसके बराबर होगा, θ1 के बराबर। और दूसरा वाला एंगल, ये एंगल था ना दूसरा वाला एंगल θ2, θ2 क्या करेगा, अगर ये बहुत दूर चला जाएगा, ये वायर ऐसे बढ़ती चली जाएगी, यानी कि ऊपर की तरफ खिंचती चली जाएगी वायर ऐसे करके ये, तो उस केस में क्या होगा, θ2 की वैल्यू 180 डिग्री के पास पहुँच जाएगी। तो अगेन यही वाला फॉर्मूला म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, आप क्या कर दो, पुट कर दो बस, θ1 के बदले 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 90 और इधर से हो जाएगा cos 180, 180 होता है -1, तो यहाँ से सीधा यही सेम आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ठीक है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी आ गया हमारे पास, किस केस में, जब सेमी इन्फाइनाइट हो, यानी कि वन एंड नोन है और अदर एंड बहुत दूर है, लोकेटेड वेरी फार। और अगर सर्कुलर है, और सर्कुलर कह रहा हूँ सॉरी, अगर इन्फाइनाइट वायर है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये दोनों के दोनों केसेस आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा वायर से रिलेटेड जो भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का फंडा था, बेसिक था, वो सारा का सारा कवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने जो यहाँ पे सीखा है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये डेरिवेशन सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम में आती नहीं है ये वाली डेरिवेशन, पर आपको ये फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं तीनों के तीनों, ये याद रहेंगे तो ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा आपका। और स्पेसिफिकली जेई मेन्स में और एडवांस में देखो क्वेश्चन आएंगे इनसे रिलेटेड, है ना, तो उस केस में भी बहुत काम आएगा। तो आप इन फॉर्मूले को याद रखिए, टेक्निक को भी याद रखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस के साथ।